जय गुरु महाराज। आज का यह वीडियो 10+2 के विद्यार्थियों के लिए है। बायोलॉजी से है। जो 10+2 के 2026 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं वो विद्यार्थी विशेषकर इसे देखें और अपना 50% नंबर ऑब्जेक्टिव का बायोलॉजी से कंप्लीट करें। इसे पूरा देखें और समझने की कोशिश भी करें तथा बीच बीच में जो हम बताते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसको भी पूरा बढ़िया से सुने। उस विश्लेषण में भी बहुत सारे क्वेश्चन छिपे रहते हैं, जिसे आप स्थिर से समझिएगा तो आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। तथा वीडियो को शेयर कर दें जिससे और भी विद्यार्थियों की तैयारी पूरी हो जाए। जय गुरु महाराज। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? आपका ऑप्शन है लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है पैकिटीन। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैकिटीन अवस्था में होता है। तो पैकिटीन किस अवस्था में है? तो प्रोफेज प्रथम का उप अवस्था ये है। और प्रोफेज प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में होता है। यानी कहा जाए तो कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, तो ऑप्शन आपको अर्धसूत्री विभाजन रहेगा, वो हो जाएगा। अगर ऑप्शन में प्रोफेज फर्स्ट रहे वो भी आंसर सही है और पैकिटीन है तो सही है। अगर तीनों रहे अर्धसूत्री विभाजन, प्रोफेज फर्स्ट, पैकिटीन, तो इनमें सभी मारिए। क्वेश्चन नंबर 2, चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा फैलता है? चिकनगुनिया रोग किसके द्वारा फैलता है? आपका ऑप्शन है एडिज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है एडिज मच्छर। एडिज मच्छर के कारण चिकनगुनिया रोग फैलता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है, ये मच्छर के काटने से फैलता है, मच्छर के जरिए फैलता है। तो इसके संक्रमण को रोकने के लिए आपको जो प्रदूषण फैल रहा है उसको रोकना होगा और रात में सोने के समय मच्छरदानी में सोइए जिससे आपको मच्छर ना काटे। क्वेश्चन नंबर 3, एंजियोस्पर्म में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड कौन सा है? एंजियोस्पर्म में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड कौन सा है जहां शरीर 180 डिग्री उल्टा होता है? आपका ऑप्शन है आर्थोट्रोप्स, एनाट्रोप्स, एम्फीट्रोप्स, कैम्पैलोट्रोप्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है एनाट्रोप्स। इसमें एंजियोस्पर्म का मतलब आवृत्त बीजी होता है। यह जो बीजांड है एनाट्रोप्स, ये 180 डिग्री पर उल्टा रहता है। इसका पूरा शरीर उल्टा रहता है, जिससे इसका क्या होता है, शरीर उल्टा रहने के कारण इसके माइक्रोपायल यानी बीजांड द्वार फ्यूनिकुलस बीजांड वृंद के करीब आ जाता है और यह लगभग 80% से अधिक एंजियोस्पर्म प्रजातियों में पाया जाता है। 80% से अधिक इसकी प्रजाति में। क्वेश्चन नंबर 4, एड्स का HIV वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट या आक्रमण करता है? यानी किस कोशिका को नष्ट करता है या किस पर आक्रमण करता है? आप जानते हैं एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है, लेकिन किस पर करता है? आपका ऑप्शन है बी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है हेल्पर टी लिम्फोसाइट यानी सहायक टी लिम्फोसाइट पर यह अटैक करता है, नष्ट करता है, जिससे कि हमारा जो क्षमता होता है, शारीरिक क्षमता, वो घट जाता है, कमज़ोर कर देता है और इस स्थिति में एड्स बीमारी हम पर हावी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, शुक्राणु में अग्रपुंज एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? शुक्राणु में अग्रपुंज एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, केंद्रक। 5वां का सही आंसर है गोल्जी बॉडी। जो शुक्राणु होता है इसका जो एक्रोसोम का निर्माण होता है
वो गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी से होता है। यह शुक्राणु का अग्रभाग है जो टोपी के जैसा होता है और इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो अंडे में प्रवेश करने में मदद करता है ना। यानी कहने का मतलब समझ गए होंगे कि जो एक्रोमोसोम का निर्माण होता है, जो टोपी के जैसा रचना होता है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसका क्या काम है? तो जब मादा का जो ओवम होता है, तो जब उसमें स्पर्म घुसता है तो उसमें ये मदद करता है उसको एंट्री करने में। क्वेश्चन नंबर 6, ई कोलाई के लैक ओपेरॉन के प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार है। ई कोलाई के लैक ओपेरॉन के प्रेरक अणु एक रासायनिक प्रकार है। ई कोलाई यानी बैक्टीरिया है जी। ऑप्शन आपका है मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड, अमीनो अम्ल। तो इसका सही जवाब है डाइसैकराइड्स। अब डाइसैकराइड्स से कहने का मतलब ई कोलाई जो है लैक ओपेरॉन का प्रेरक अणु एलो लैक्टोज है, जो वास्तव में लैक्टोज से बनता है। क्या चीज़ से बनता है? लैक्टोज से बनता है। और यह एक रासायनिक प्रकार है जो रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़कर उसे निष्क्रिय कर देता है, जिससे जीन चालू हो जाता है। और यह जो लैक्टोज होता है वो डाइसैकराइड के रूप में होता है। यह लैक्टोज उपापचय के दौरान उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 7, बाघ आरक्षित तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बाघ की गणना का आधार क्या है? पगचिन्ह, मलगुटकाएं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 7वां का ए और बी दोनों, पगचिन्ह और मलगुटकाएं, है ना। बाघ के पता लगाने के लिए कि कितने बाघ हैं, कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, तो पगचिन्ह से और मलगुटकाओं से, और उसमें जो डीएनए होता है उसका भी उपयोग करके हम पता लगा लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक प्राकृतिक पारितंत्र में अपघटन निम्न में से किनके द्वारा होता है? बैक्टीरिया और फंजाई, परजीवी शैवाल, सूक्ष्मजीव, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है इनमें सभी। बैक्टीरिया और फंजाई से होता है, परजीवी शैवाल से होता है, सूक्ष्मजीव से भी होता है ना। कहना फंजाई का मतलब कवक होता है जी, ये सूक्ष्मजीव है, कीट से भी होता है। ये जो कार्बनिक मृत कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, आकर्षक पदार्थ को तोड़कर पोषक तत्व को पर्यावरण में वापस लौटाता है, यानी कंपोज कर देता है, अपघटित कर देता है, जिससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पोषण चक्र पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया है? किसने जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, एडवर्ड विल्सन, चार्ल्स डार्विन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। 9वां का सही आंसर है एडवर्ड विल्सन। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द को वाल्टर जी रोसेन ने 1935 में किया था, और इनके बाद थॉमस लुइजियर और एडवर्ड ओ विल्सन, जो अभी आप देख रहे हैं, वैज्ञानिकों ने इसको ज़्यादा आगे बढ़ाया। इस कारण से इनकी मान्यता हुई, और 1986 के राष्ट्रीय जैव विविधता मंच के दौरान जैव विविधता के संक्षिप्त रूप को प्रस्तुत किया गया, है ना। किसने प्रस्तुत किया था? तो एडवर्ड विल्सन ने किया था, इसलिए इनका नाम प्रचलित है। 1986 में किया गया था, राष्ट्रीय जैव विविधता के मंच से जैव विविधता का नाम का प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन, पेरिस, रियो डी जेनेरियो, जोहान्सबर्ग। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 11, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह दर्शाया गया कि जैव विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है? डेविड टिलमैन, पॉल एहरलिच, रॉबर्ट मे ओडम। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है डेविड टिलमैन। क्वेश्चन नंबर 12, जातीय विविधता की आकलन में कौन समूह शामिल नहीं है? कवक, पादप, प्रोकैरियोट्स, जंतु। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 13, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? लिंग संलग्न, ऑटोसोम संबंधित, बैक्टीरियल, वायरल। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑटोसोम संबंधित है।
सिकल कोशिका एनीमिया एक गंभीर वंशानुगत रक्त विकार है जिसमें आरबीसी गोल ना होकर, देखिए सिकल कोशिका एनीमिया में आरबीसी का आकार गोल नहीं होता है, तो कैसा होता है? अर्धचंद्राकार होता है, जिससे ये ऑक्सीजन ले जाने में अक्षम हो जाता है, यानी सक्षम नहीं रहता ऑक्सीजन ले जाने में। और जब ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम नहीं होगा तो रक्त वाहिकाओं में अटक जाता है, जिससे अंगों को नुकसान पहुंचता है ना। और यह एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में हो जाती है। यह हेमोग्लोबिन में असमानता ला देती है, जिसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है? निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार किसमें विकसित होती है? बीजचोल, फलभित्ति, भ्रूणपोष, बीज। तो सब लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब फलभित्ति में तब्दील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, कैंसर पैदा करने वाले जीन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोजीन, प्रोटोऑन्कोजीन, ट्यूमर जीन, म्यूटोन। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन क्या है? तो ये सामान्यतः कोशिकाओं को बढ़ने और विभाजित होने का संकेत देता है, लेकिन जब इनमें बदलाव होता है यानी उत्परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, तो यह क्या करता है? एक्सीलेटर पैडल की तरह होता है। जैसे गाड़ी पर क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कार चलाए होंगे या तो बाइक चलाए होंगे आप लोग, या तो चलाते देखे होंगे। आदमी धीरे धीरे चलता है, जब देखता है कि रोड फाका है तो एकदम एक्सीलेटर दाब देता है कस के, 100, 75, 90, 150 स्पीड हो जाता है। तो इसे एक्सीलेटर का काम करता है और रोग कोशिका वृद्धि को अनियंत्रित कर देता है, जिससे कैंसर की बीमारी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा से जुड़ता है? किस बंध द्वारा नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा से जुड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, फास्फोडीएस्टर बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। यानी बंध लिखा हुआ है, बंध को अंग्रेजी में बॉन्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यह जो है डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड की संरचना का आधार है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये डीएनए और आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड का संरचना का आधार है, और इसका जो उन्हें बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 17, एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक अनुपात क्या है? 3:1, 1:2:1, 9:3:3:1, 1:1। तो एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड का फेनोटाइपिक अनुपात जो आपका है 3:1। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन ए है। और एक संकर क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर जीनोटाइपिक अनुपात आपसे पूछ दिया जाए, कौन सा अनुपात? जीनोटाइपिक अनुपात, तो 1:2:1 बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्यों में सहलग्न समूहों की संख्या क्या है? मनुष्यों में सहलग्न समूहों की संख्या क्या है? 23, 46, 22, 44। तो 18 नंबर का सही जवाब 23। अब इससे समझना है आपको मनुष्य में सहलग्न 23 क्यों हुआ। मनुष्य में सहलग्न समूहों की संख्या 23 होती है क्योंकि प्रत्येक सहलग्न समूह में एक गुणसूत्र के बराबर होता है। जितने सहलग्न समूह होते हैं एक गुणसूत्र के बराबर होते हैं। अब मनुष्य में आप लोग जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, जिसमें प्रत्येक जोड़ी में एक सहलग्न समूह बनती है ना। जैसे आप फीमेल में जानते हैं XX होता है, और मादा में जो मतलब फीमेल में XX और नर में मेल में XY होता है। तो XX क्रोमोसोम होने के कारण तो एक समान क्रोमोसोम होता है, इस कारण से वो 23 तो हो जाते हैं। लेकिन अगर नर में XY है तो वह 24 समूह बना देते हैं। चूँकि यह अगुणित होता है तो इसके लिए इसकी संख्या 23 के बराबर ही रखी गई है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि ऑटोसोम, तो ऑटोसोम की संख्या कितनी है? तो अगर क्रोमोसोम की संख्या 46 है तो ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। 44 करने का मतलब 22 जोड़ा, ठीक है। तो 22 प्लस x है, अब 22 प्लस x प्लस वाई, तो 22 प्लस x किस में होता है? मादा में। 22 प्लस x प्लस वाई किस में होता है? तो पुरुष में। लेकिन इसकी मूल संख्या कितनी मानी जाती है?
23। आप लोग समझ रहे होंगे। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करें और पूरा वीडियो को स्थिर से देखें और जो मैं समझा रहा हूं उसको पूरा सुनिए आप, तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? इनमें से कौन रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है ए बी ओ। तो सार्वभौमिक रक्तदाता यानी सबको देने वाला, तो ब्लड ग्रुप सबको देने वाला कौन है जी? तो ओ है। और सबसे लेने वाला सर्वग्राही रक्तदाता समूह कौन है? तो ए बी है। ए बी सबसे ले सकता है और वो सबको दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, द्विसंकर क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात होता है 9:3:3:1, 1:2:1:4:2:1:1:2:1। सी ऑप्शन है 3:1 और डी ऑप्शन है 1:1:1:1:1। आपका सही जवाब है 9:3:3:1। द्विसंकर डाइहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात जो होता है 9:3:3:1 होता है और जीनोटाइपिक अनुपात जो होता है, द्विसंकर क्रॉस का जीनोटाइपिक अनुपात आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आपका जो ऑप्शन बी यहाँ दिया हुआ है 1:2:1:4:2:1:1:2:1:1। इसे आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, अनुपात में है याद कर सकते हैं। 121 का दुगना 242 का आधा 121, 121 242 121 है ना, एक बार दुगना एक बार आधा। ये आपका जीनोटाइपिक अनुपात हो गया, किसका हो गया? डाइहाइब्रिड क्रॉस का। क्वेश्चन नंबर 21, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? ऑप्शन ए का 1:1:1:1:1, 9:3:3:1, 1:1 3:1 इसका सही जवाब है 1:1:1:1 है ना। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आपका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? गाइनोकोमैस्टिया, गैनेंड्रोमॉर्फ, हर्माफ्रोडाइट, सूडो हर्माफ्रोडाइट। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब है गैनेंड्रोमॉर्फ है ना। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं? अब इसको आपको थोड़ा समझना है। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को अक्सर लोग स्त्रैण पुरुष कहते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि छक्का भी कहते हैं, हिजड़ा भी कहते हैं, है ना। इसको साइंटिफिक में गैनेंडोमॉर्फ भी कहा जाता है और अंग्रेजी में लोग यूनक भी कहते हैं, जो स्त्री जैसे शारीरिक या व्यवहारिक गुणों को दर्शाता है। लेकिन वास्तविक रूप से यह पुरुष ही होता है और इसे उभयलिंगी भी हम कहते हैं, क्योंकि इनसे दोनों का गुण मौजूद है और कुछ लोग इन्हें इंटरसेक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है? इसके कारण क्या होगा जी? तो बौद्धिक विकास में कुछ अंतर पड़ जाता है। इसमें जो हल्के माध्यम बौद्धिक क्षमता हो जाती है, यानी कि बुद्धि कम जाता है। इनका जो शारीरिक लक्षण होता है, इसकी जो ऊपरी आंखें होती है वो झुकी रहती है, नाक चपटी होती है, कम मांसपेशी वाला टोन होता है तथा इसके हाथ छोटे होते हैं। इनकी स्वास्थ्य समस्याएं भी होती है। ये हमेशा हृदय से ग्रसित रहेंगे, हृदय दोष से, यानी हृदय की बीमारी से ग्रसित रहेंगे। इनको सुनने और देखने की समस्या में प्रॉब्लम हो सकता है।
तथा इनमें आम बीमारी थायराइड भी रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मोर्टेलिटी, नेटालिटी, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। एक हर्षा से एक दीर्घा से है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब है मोर्टेलिटी। इसकी गणना 1000 पुरुषों पर होता है जो मरते हैं लोग। अगर 1000 में 10 लोग मर गए हैं तो मृत्यु दर 10 प्रति 1000 होगी, यानी कि 1000 में 10 लोग मर गए। क्वेश्चन नंबर 25, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु प्रवेश कराने की विधि को क्या कहते हैं? IVF, GIFT, ICSI, ZIFT। सही आंसर है ICSI। ICSI का जो पूरा नाम है वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जो भी IVF चल रहा है वो डायरेक्ट क्या करता है, अंडाणु में सुई के द्वारा स्पर्म इंजेक्ट करवाता है ना। तो बांझ पुरुष भी बाल बच्चेदार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है? यानी शुक्राणु गति किसके द्वारा करता है? पूछ, सिलिया, कसाभिका यानी फ्लैजिला, मध्य भाग। तो 26 का सही जवाब पूछ। इसे पूछ होता है उसके द्वारा ये गति करता है, ये कहीं भी गति कर सकता है। अब पूछ को जो एनर्जी होता है गति करने के लिए, तो जो स्पर्म में यानी शुक्राणु में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उससे वह ऊर्जा उसको मिल जाता है गति करने के लिए। और हम लोग जानते हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य में कौन सी कोशिका गतिशील होती है? मनुष्य में कौन सी कोशिका गतिशील होती है? शुक्राणु कोशिका, अंडाणु, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका। तो कौन सा होता है जी? तो 27 का सही जवाब ए है शुक्राणु कोशिका। क्वेश्चन नंबर 28, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? कुत्ते में, बिल्ली में, मानव में, घोड़े में। तो इसका सही जवाब मानव है ना। और यह बंदरों में भी पाया जाता है। जितने भी प्राइमेट्स जीव हैं उसमें ये हीमोकोरियल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, पहला मासिक चक्र को क्या कहा जाता है? मिनार्च, मेनोपॉज, ओवोल्यूशन, गर्भधारण। 29 का सही जवाब मिनार्च है। क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम बंद होने वाले मासिक चक्र को क्या कहा जाता है? अंतिम बंद होने वाले मासिक चक्र को क्या कहा जाता है? मिनार्च, मेनोपॉज, निषेचन, प्रसव। तो सही जवाब मेनोपॉज है। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? ऑप्शन आपका है लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएजेज, एमाइलेज। 31 का सही आंसर है न्यूक्लिएजेज। क्वेश्चन नंबर 32, डीएनए तथा आरएनए कब समान होते हैं? ऑप्शन आपका है 32 का शर्करा में, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, नाइट्रोजनी क्षार में, द्विकुंडलन में। यानी क्यों समान होते हैं, कब समान होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते ये दोनों समान होते हैं। तथा डीएनए और आरएनए में समान रूप से एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन क्षार भी मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 33। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन, ओपेरिन, एस.एल. मिलर, लैमार्क। तो सही ऑप्शन है एस.एल. मिलर। जीवन की उत्पत्ति और विकास का सिद्धांत मुख्य रूप से पहले सर्वप्रथम जो दिए थे वो चार्ल्स डार्विन दिए, अलेक्जेंडर ओपेरिन दिए और जेबीएस हाल्डेन दिए। और जिन्होंने निर्जीव पदार्थों से जीवन के निर्माण की प्रक्रिया को समझाया था। इसमें डार्विन ने प्रकृति चयन के जरिए जीवों के विकास पर जोर दिया और ओपेरिन हाल्डेन ने आदिम सुख के परिकल्पना की, जिसे मिलर पूरे प्रयोग द्वारा प्रयोगात्मक रूप से समर्थन मिला। इसलिए मिलर को जीवन की उत्पत्ति का विकास का सिद्धांत का मिला जाता है। और अगर जीवन की उत्पत्ति में जैसे नाम आ जाए तीनों चारों का आता, तीनों का, और इनमें सभी रहता तो सभी का दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? जीवाश्म
सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टान, तलछटी चट्टान, कायांतरित चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान। तो 34 का सही आंसर है तलछटी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? समजात अंग है, असमजात अंग है, अवशेषी अंग है, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही जवाब असमजात अंग है। 36, जावा कपि मानव की कपाल क्षमता थी, कितनी थी जी? 1400 सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब है ना। 900 सीसी, 600 सीसी, 1100 सीसी। तो 36 का आंसर आपका हो जाएगा 900 सीसी। 37 क्वेश्चन, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? जुरासिक, त्रिएसिक, क्रिटिशियस, पर्मियन। तो 37 का सही जवाब त्रिएसिक है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई? 18,000 वर्ष पूर्व, 25,000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व, 50,000 वर्ष पूर्व। 38 का सही आंसर है 18,000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 39, ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्सापोलाइड गेहूं है उसमें होता है, कितना गुणसूत्र होता है जी? 14 गुणसूत्र, 28 गुणसूत्र, 42 गुणसूत्र, 21 गुणसूत्र। 39 का सही जवाब 42 गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 40, एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है, यानी HIV का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? द्विकुंडलिनी DNA, द्विकुंडलिनी RNA, एक कुंडलिनी RNA, एक कुंडलिनी DNA। तो इसका सही जवाब 40 का है एक कुंडलिनी RNA। क्वेश्चन नंबर 41, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल। 41 का सही जवाब लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 42, मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होता है? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, RBC। क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब लिम्फोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 43, किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं? PMNL कहते हैं, यानी पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ऑप्शन है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब है न्यूट्रोफिल, है ना। यहाँ PMNL का आपको पूरा नाम बताए हम, एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिए, पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, है ना। जो भी आपको पूरा नाम बताया गया है उसको आप पूरा कंप्लीट करके रखिए, है ना। जैसे मैं, आप लोग जानते हैं ICSI का भी मैं बताया, क्या बताया था? इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना, जो IVF के लिए होता है। तो IVF का पूरा नाम क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ भी सकता है ना। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, जो शेयर नहीं किए वो शेयर कर दें। वीडियो कैसा लगा फटाफट जवाब दीजिए, कमेंट करके बताइए। और क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण क्या है? निमोनिया, टिटनेस, सिफिलिस, टाइफाइड। तो 44 का सही आंसर है निमोनिया। बूंद संक्रमण एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो हवा में छोड़ी गई लार या बलगम की छोटी बूंदों के माध्यम से फैलता है। जैसे कोई खांस दे, छींक दे या बात करते हुए निकल जाता है तो उससे ये बीमारी फैल जाती है। यह इसमें बूंद संक्रमण में चिकन पॉक्स भी आ जाता है, फ्लू भी आ जाता है, कोविड-19 का जो भी शिकार नया 2020 में जो लॉकडाउन हुआ वो भी जानते हैं, जो अभी तक ग्रसित लोग भी हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? साल्मोनेला,
क्लोस्ट्रीडियम विब्रियो स्टिफिलोकोकस। 45 का सही जवाब क्लोस्ट्रीडियम। भोजन की विषाक्तता कारण कौन है? क्लोस्ट्रीडियम, है ना। ये फूड पॉइजनिंग हो जाता है, बैक्टीरिया वायरस ये सब सभी इसके कारण है, ठीक है, जो भोजन विषाक्त के कारण बन जाते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम। शहद का निर्माण कौन करती है? शहद का निर्माण कौन करती है? नर मधुमक्खी, कार्यकर्ता मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी, ये सभी, यानी कि तीनों करते हैं। मधुमक्खी है, आप लोग तो बोल दीजिएगा जी नर मधुमक्खी, मधुमक्खी तो काम करता ही है, तो सभी मधुमक्खी सभी ये सभी आंसर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी कुछ नहीं काम करता है, वो तो राजा रानी की तरह रहा। काम कौन करता है जी? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी। 46 नंबर का आंसर देख लेते हैं हम लोग, कार्यकर्ता मधुमक्खी, ऑप्शन बी सही है। 47 पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन, रेशम कीट, जलीय जंतुओं से, लाख कीट से, मधुमक्खी से। पीसी कल्चर का अर्थ मैं बता दिया, मत्स्य पालन, ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 हिसार डैल निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? गाय, भेड़, भैंस, मुर्गी। तो किसकी है? 48 का सही आंसर भेड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 49 ताईचुंग किसकी किस्म है? ताईचुंग किसकी किस्म है? धान की, गेहूं की, मक्का की, गन्ना की। 49 का सही आंसर धान की। क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और अभी तक जो आप लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और दूसरों को भी शेयर कीजिए, आग की तरह फैला दीजिए इस वीडियो को, सबको याद हो, सबका 50% कंप्लीट हो। गुरु महाराज का आशीर्वाद आपके साथ रहे कि पूरा वीडियो देखे, याद करें, और जो याद करे वही क्वेश्चन आए, और इस बार आप हम लोगों का नाम रोशन करें, खुद का करें, माता पिता का करें, गुरु का करें, वीडियो बनाने वाले का भी करें, 400 पार लाएं। 50वां क्वेश्चन है पूसा सुबड़ा एक किस्म है गेहूं की, फूलगोभी की, मिर्च की, सरसों की। सही आंसर है फूलगोभी की। इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जय गुरु महाराज।